नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 4 मई 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज की समसामयिक घटनाएं। पहली समसामयिक घटना है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। इस पर जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका उत्तर है कि यह रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, जिसे शॉर्ट में GWEC भी कहा जाता है। इस पर अगला प्रश्न बनता है कि 2024 में कुल कितनी नई विंड पावर क्षमता जोड़ी गई है? इसमें विंड पावर क्षमता जोड़ने का यहाँ पर मतलब यह है कि कितनी पवन चक्कियां या विंड टरबाइन्स लगाए गए हैं और जो उनसे कितनी पावर जनरेट की जा रही है। तो ये वैश्विक स्तर पर या इस समय 2024 में कितनी पावर जोड़ी गई है? तो इसका उत्तर है 117 गीगावाट नई विंड पावर जोड़ दी गई है। अब इसके जोड़ने के बाद विश्व में विंड पावर क्षमता कितनी हो गई है? तो उस का उत्तर है 1000 गीगाबाइट से ज्यादा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2024 में सबसे अधिक विंड पावर जोड़ी है? तो इसका उत्तर है चीन, जिसने सबसे ज्यादा विंड पावर जोड़ी है। और इसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इस पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान क्या था 2024 में? तो भारत का स्थान 2024 में चौथा था और ये जून के आसपास ये तय हो गया था कि भारत का स्थान चौथा होगा। भारत चौथे स्थान पर है, उससे पहले चीन, अमेरिका और जर्मनी है जिनकी पवन ऊर्जा क्षमता भारत से अधिक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस पर एक प्रश्न और ये बन सकता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं? तो उसका उत्तर है गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात में 12.5 गीगावाट वाट पवन ऊर्जा की क्षमता है और तमिलनाडु में 11.4 गीगावाट। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर है, भारत द्वारा अंगोला को 200 मिलियन डॉलर का रक्षा ऋण दिया गया है। इस रक्षा ऋण का उद्देश्य क्या है? क्यों दिया गया है ये? तो इसका उत्तर है कि अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए ये ऋण दिया गया है। अब ये ऋण किस भारतीय संस्था ने प्रदान किया है? तो इस ऋण को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। ये अंगोला ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ जब अंगोला के राष्ट्रपति आए और उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से एक समझौता ये भी है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वो सदस्य बन गए हैं। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब ISA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ISA का सदस्य अंगोला बन गया। ये कौन सा सदस्य यानी कौन से क्रम में कौन सा सदस्य है? तो ये 123वां सदस्य बन गया है। ISA की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ISA की स्थापना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा पहुंच को सुलभ बनाने के लिए की गई थी।
इसके बाद ये प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है कि आईएसए की शुरुआत किन दो देशों ने की है, और इसका उत्तर है फ्रांस और भारत। इन दो देशों ने मिलकर आईएसए की शुरुआत की है और इसका मुख्यालय यहीं गुरुग्राम में है, भारत में। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समय पहला प्रश्न ये है कि भारत ने पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध कब लगाया? तो ये 3 मई 2025 को लगाया, और इसको लगाने का मुख्य कारण क्या था? तो पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या हो गई थी, उसके कारण ये प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाया गया है। तीसरा सवाल ये है कि भारत ने किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो साफ पाकिस्तान से आने वाले सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगाया है? तो हाँ, भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जहाज़ों पर उनके भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर, यानी इंडियन पोर्ट्स पर उन शिप्स के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान से डाक और पार्सल सेवाओं के बारे में क्या निर्णय लिया है? तो इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है पार्सल और डाक सेवाओं पर। आइए अब अगली खबर देखते हैं। अगली खबर ये है कि चीन सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल बन गया है 2025 में। ये बहुत सारी रिपोर्टों का निचोड़ है, जो अमेरिका में एक एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2025 में चीन की सक्रिय सैन्य बल संख्या कितनी है? जो सबसे ज्यादा है वो है 2.1 मिलियन सैनिक हैं चीन के पास। और इसी में 2025 में चीन का स्थान सैन्य बल मामले में किन देशों से ऊपर हुआ है? तो ये है भारत और अमेरिका। भारत में भी बहुत सैन्य बल है। चीन की सैन्य शक्ति का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो चीन की सैन्य शक्ति में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स यानी थल सेना सबसे बड़ी है। भारत का 2025 में सक्रिय सैन्य संख्या कितनी है? तो ये है 1.45 मिलियन सैनिक, और ये एक दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद अमेरिका की सेना है। आइए अब पांचवी खबर देख लेते हैं। पांचवी खबर है सुनील मित्तल के विश्व बैंक की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में उनको शामिल किया गया है। इस पर क्या प्रश्न बनते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद दूसरा सवाल देख लेते हैं कि इसमें हाल ही में इस लैब में अन्य नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है। वे सदस्य हैं बिल एंडरसन, एलिको टेंगोटे और मार्क होफ, जो कि हयात होटल्स के सीईओ हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इस पहल की शुरुआत कब और किसने की? तो इसकी शुरुआत जून 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने द्वारा की गई थी। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं और देखते हैं उसे। 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब पहला प्रश्न यही
कि इसे कब और कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसे 3 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। ये यहाँ हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन किस मुख्य पहल के अंतर्गत किया गया है? तो आप कई दिनों से चर्चा में है वेब्स। सूचना प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेब्स के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, सम्मेलन को आयोजित किया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक रेडियो के माध्यम से नवाचार, समावेशिता और प्रभाव को बढ़ावा देना था। आइए अब अगली खबर देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2025 की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2025 सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 20 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि डब्ल्यू पावर 2025 सूची में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें वित्त, उद्यमिता, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक प्रभाव और शासन से संबंधित महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल प्रमुख महिलाओं में से एक जो आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक भी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर गीता गोपीनाथ। इसी तरह से और प्रमुख महिलाएं हम देख सकते हैं। इनमें से कुछ के प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे कि इस सूची में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो वो है पीवी सिंधु। दूसरा हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इस सूची में भारतीय निशानेबाज कौन है? तो प्रमुख निशानेबाज है मनु भाकर। और प्रमुख भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो वो हैं पायल कपाड़िया। और एक प्रश्न और देख लेते हैं कि इस सूची में शामिल भारतीय गायिका कौन है? तो वो गायिका है सुनिधि चौहान। आइए अब अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड में रम्माण उत्सव आयोजित किया गया है। रम्माण उत्सव मुख्यतः उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये चमोली जिले के सालुंड और डुंगरा गांव में मनाया जाता है। रम्माण उत्सव किस धर्म और परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ये हिंदू धर्म और से जुड़ा हुआ है। ये एक पारंपरिक लोक महोत्सव है। ब्रह्मांड उत्सव की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता मुखौटा नृत्य या मुखौटा नाटक है और इसके साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। तो ये कब किया गया था? ये 2009 में किया गया था। इसे इस सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। आइए अब हम 9वीं खबर देखते हैं। वैसाख दिवस 2025, इसे हम संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस भी कहते हैं। ये वैसाख दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वैसाख को कब आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी? तो इसे 1999 में इस दिवस को मान्यता संयुक्त राष्ट्र ने दी थी। आइए अब ये देख लेते हैं कि इसकी खबर क्या है जिससे ये चर्चा में है। अभी हाल ही में वियतनाम में ये समारोह हो रहा है और वहां पर
कुछ बुद्ध के पवित्र अवशेष वहाँ ले जाए गए हैं। अब ये पवित्र अवशेष वहाँ पर कब तक रहेंगे? तो ये 2 मई से 21 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये अवशेष कहाँ से ले जाए गए हैं? तो ये सारनाथ, भारत से ले जाए गए हैं। आपको याद ही होगा कि अ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आइए अब आज की 10वीं खबर देख लेते हैं। 10वीं खबर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अब हर साल अब बेस्ट प्लेयर को और अन्य पुरस्कार देता है। इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए भी अब पुरस्कार देता है। तो इस पर पहला प्रश्न बनता है कि 2024-25 सत्र के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है सुभाशीष बोस को। और महिलाओं की कैटेगरी में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सौम्या गुगुलोथ को। और अब तक सबसे ज्यादा बार पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सुनील छेत्री ने। यह पुरस्कार उन्होंने 7 बार जीता है। अब कुछ अन्य खबरें देख लेते हैं जिन पर प्रश्न बन सकता है, हो सकता है वो परीक्षाओं में आए। तो इन खबरों को देख लेते हैं कि मॉस्को विजय परेड दिवस में संजय सेठ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी खबर यह है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें प्रश्न हम देख ही चुके हैं, ये यहाँ फालतू ही आ गया। और दूसरी घटना है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी नियुक्त किए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।